मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साथियों यूपी ट्रिपल एससी चकबंदी लेखपाल 2015 में जो पेपर हुआ था उसके महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है साथियों, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान पर क्या भरा जाएगा। इसमें रिक्त स्थान पर क्या भरा जाएगा। मनुष्य मनुष्य के डैश में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। इसमें क्या भरा जाएगा। ऑप्शन ए है कष्ट, ऑप्शन बी है सुख, ऑप्शन सी है एकांत, ऑप्शन डी है तनाव। तो मनुष्य के एकांत में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक और साथी होती हैं। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। क्या भरा जाएगा इसमें, एकांत। अगला प्रश्न है, धोखे भरे आधुनिक समाज में डैश की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसमें क्या भरा जाएगा। ऑप्शन ए है प्रत्यावर्तन, ऑप्शन बी है प्रवंचन, ऑप्शन सी है प्रवचन, ऑप्शन डी है प्रवर्तन। तो धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवंचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक। अगला है, जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक डैश व्याख्या है। जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक क्या है, इसमें क्या भरा जाएगा। ऑप्शन ए है मानकीय, ऑप्शन बी है क्रमिक, ऑप्शन सी है आंतरिक और ऑप्शन डी है आदर्श। तो जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक मानकीय व्यवस्था है। इसी के आधार पर मानक तय किए गए हैं। इसी से हमको आरक्षण भी मिलता है लोगों को। ठीक, इसके मानकीकरण के हिसाब से। अगला प्रश्न है, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है। वाणी प्लस औचित्य में कौन सी संधि बनेगी। ऑप्शन ए है वाण्योचित, ऑप्शन बी है वाण्यचित, ऑप्शन डी है वाणचित, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वाणी प्लस औचित्य से मिलकर क्या बनेगा, ये वाण्योचित बनेगा। क्या बनेगा, वाण्योचित। ये वर्तनी में भी पूछा जा सकता है, तो इसको ठीक से देख लीजिएगा ये किस प्रकार लिखा गया है। और इसमें संधि कौन सी होगी साथियों, इसमें यण संधि होगी। वाण्योचित में यण संधि होगी। ठीक। अगला प्रश्न है, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है अनु प्लस ईक्षण, ऑप्शन बी है अन प्लस वीक्षण, ऑप्शन सी है अनु प्लस ईक्षण, ऑप्शन डी है अनु प्लस इक्षण। तो अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद कौन सा है साथियों, ये है अनु प्लस ईक्षण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। और इसमें भी यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है अन्वीक्षण में। ठीक। अगला प्रश्न है, शीतर्तु का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ये शीतर्तु का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन ए है सी प्लस ऋतु, ऑप्शन बी है सीता प्लस ऋतु, ऑप्शन सी है शीत प्लस ऋतु, ऑप्शन डी है शीत प्लस ऋतु। तो शीतर्तु का सही संधि विच्छेद क्या है साथियों, ये है शीत प्लस ऋतु दोनों मिलकर क्या बनता है, शीतर्तु बनता है। तो ये शीत जो है, शीत और ऋतु दोनों मिलकर शीतर्तु बनते हैं। तो इसमें से जो है आ और इसमें से रा दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अर बनाते हैं। तो अर ये किस संधि की पहचान है, ये गुण संधि की पहचान है। गुण संधि। ठीक। तो शीतर्तु में कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, शीत प्लस ऋतु। ठीक। अगला प्रश्न है मित्रों, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी और भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए है सिंधी, ऑप्शन बी है पंजाबी, ऑप्शन सी है बंगला, ऑप्शन डी है नेपाली। तो हिंदी के अलावा साथियों नेपाली जो है ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है। ये पुरस्कृत पुस्तक है, कौन सी है, हवा में हस्ताक्षर। ये किस साहित्यकार की रचना है। ऑप्शन ए है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, ये वाजपेयी है। और बी है डॉक्टर रघुवंश, ऑप्शन सी है मृदुला गर्ग, ऑप्शन डी है निर्बल वर्मा। तो ये हवा में हस्ताक्षर जो है साथियों ये किसकी कृति है, ये डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की कृति है। और मृदुला गर्ग की एक कृति है मिलजुल मन।
जुल मन, इसके लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया है। तो ये रचना इनकी जो है महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, सितंबर महीना में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? भारत विश्व का, ये सितंबर महीना यहां से काट दीजिए, ये तो जहां से प्रश्न उठाइए उस टाइम के करंट का क्वेश्चन था। तो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ये 10वां पूछा जाएगा। तो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर मनाया गया था साथियों? ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है जयपुर। तो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन साथियों ये भोपाल में मनाया गया था, भोपाल इंडिया। और ये भोपाल कहां पर है? एमपी में है। ठीक, और अभी इस साल विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ है साथियों? ये फिजी में हुआ है, फिजी में हुआ है। फिजी में एक जगह है नाडी, फिजी में एक जगह है नाडी। ये यहीं पर इस बार का 2023 का विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ है? ये नाडी फिजी में हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था साथियों? ये नई दिल्ली में हुआ था फर्स्ट। ठीक, और कब हुआ था ये जो है आप पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था इसकी जो है आप तारीख बताइएगा, सन बताइएगा। ठीक, ईयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए है मगही, ऑप्शन बी है कन्नौजी, ऑप्शन सी है मेवाती, ऑप्शन डी है बघेली। तो राजस्थानी बोली का आप एक ऐसे याद रखिए, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, और ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। तो एक बोली है यहाँ की मेवाती, ठीक, और एक है मालवी, मालवी, और एक बोली है जयपुरी, राजस्थान की जयपुरी, या इसको एक और बोलते हैं ढूढ़ाड़ी, ढूढ़ाड़ी। ठीक, और एक है मारवाड़ी, मारवाड़ी। ये राजस्थानी भाषा की 4 बोलियां हैं, और ये जिस हिसाब से दिशाएं दी गई हैं वहीं पर ये बोली जाती। जैसे मेवाती जो है ये नॉर्थ में बोला जाएगा, यानी कि उत्तर में, और दक्षिण में मालवी बोली जाती है, और जयपुरी और ढूढ़ाड़ी जो है पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, और मारवाड़ी जो है साथियों ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक, ये राजस्थानी बोली की 4 बोलियां हैं, और इसके ये स्थान हैं। ठीक, तो इसमें से मेवाती जो है राजस्थानी बोली की है, और कन्नौजी साथियों जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है, और बघेली जो है साथियों ये पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? बघेली है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बघेली इसमें दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। और पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। और ये जो है मगही जो है ये बिहारी हिंदी की बोली है। इसकी कौन कौन सी बोली है? भोजपुरी, भोजपुरी, और क्या है? एक मैथिली है, मैथिली। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये तीनों हैं। और कन्नौजी जो है ये पूर्वी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी की 5 बोलियां हैं। और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और राजस्थानी हिंदी की ये 4 बोलियां हैं, मेवाती, मालवाड़ी और जयपुरी और मारवाड़ी। मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है, या किस समास का उदाहरण है युधिष्ठिर? ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन सी है अलुक तत्पुरुष, ऑप्शन डी है ये इया है नंच, नंच तत्पुरुष। तो नंच तत्पुरुष की पहचान क्या होती है? यहां पर ना आता है। ठीक, जब कोई निगेटिव से कोई पूछा जाए, जैसे नालायक पूछा जाएगा, नालायक में कौन सा समास है, तो वहां पर नंच समास होगा। जिस शब्द में पहले ही ना आ जाएगा तो उसमें कारक या परसर्ग आया रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा? नंच तत्पुरुष समास रहेगा। और युधिष्ठिर का क्या होता है? युद्ध में स्थिर, जो युद्ध में स्थिर रहता है। तो में पर किस में आता है साथियों? ये अधिकरण में आता है। और देखिए ये युधिष्ठिर जो है ये बहुब्रीहि समास का है। अगर तत्पुरुष नहीं दिया रहेगा
तो बहुब्रीहि समास का अगर तत्पुरुष पूछा गया है तो तत्पुरुष में ये में पर जिसमें आता है अधिकरण समास में इसका उदाहरण हो। ठीक, अगला प्रश्न है 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है। 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है, तो 8 अध्याय है जिसमें उसका मतलब क्या होगा, अष्टाध्यायी। 8 अध्याय है जिसमें इसका समस्त पद क्या होगा, अष्टाध्यायी। तो इसमें समास कौन सा है, ऑप्शन ए है द्विगु, ऑप्शन बी है बहुव्रीहि, ऑप्शन सी है द्वंद्व, ऑप्शन डी है कर्मधारय। तो 8 अध्याय वाला अष्टाध्यायी, तो गिनती वाला समास कौन सा होता है, ये होता है द्विगु समास। ठीक, इसमें कौन सा होगा, द्विगु समास। द्विगु और बहुब्रीहि दोनों जब पूछा रहेगा तो आप द्विगु पे ही पहले मारिएगा, यही सही है। ठीक, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स रस का विरोधी है। इसमें से कौन सा रस विभत्स रस का विरोधी है। तो पहले जानिए विभत्स रस किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु या देख के किसी चीज को आपका शरीर बिल्कुल नीला पड़ जाए, आप छिन्न भिन्न हो जाए, तो वही विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। तो इसका विरोधी कौन सा है, ऑप्शन ए है भयानक, ऑप्शन बी है वीर, ऑप्शन सी है श्रृंगार, ये श्रृंगार है, और ऑप्शन डी है करुण रस। तब करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, शोक होता है। और श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है, रति या प्रेम, ये श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है। और वीर रस का अस्थायी भाव होता है उत्साह, उत्साह। और भयानक रस का अस्थायी भाव होता है साथियों भय। जब आप किसी चीज से डर जाएं तो वहां भय उत्पन्न होता है और भयानक रस की उत्पत्ति होती है। तो विभत्स रस क्या होता है, जब शरीर नीला पड़ जाए, खिन्न भिन्न हो जाए। तो इसका विरोधी कौन सा है, ये श्रृंगार है। श्रृंगार में आदमी चमकता दमकता रहता है ना, क्या खूब लगता है, तो यही इसका विरोधी होता है। किसका, विभत्स रस का विरोधी श्रृंगार रस है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों, राजा भिक्षुक को दान देता है। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है, इसमें कारक या परसर्ग बताना है। ऑप्शन ए है कर्म कारक, ऑप्शन बी है अपादान कारक, ऑप्शन सी है संप्रदान कारक, ऑप्शन डी है करण कारक। तो राजा भिक्षुक को दान देता है, तो जो है कर्ता ने कर्म को किस में आता है साथियों, ये कर्म कारक में आता है। किसमें आता है, कर्म कारक। सदैव का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है बिरत, ऑप्शन बी है बिरद, ऑप्शन सी है बिरज, और ऑप्शन डी है बिरल। तो सदैव का मतलब क्या होता है, सदैव का अर्थ क्या होता है, जो हमेशा ही होता रहे, हमेशा से होता है, उसे कहते हैं सदा ही या सदैव। तो इसका उल्टा क्या होता है, वीरत। वीरत मतलब जो है निरंतर ना रहे, जिसका जो है कभी कभी होता हो। तो सदैव हमेशा होता है, इसका उल्टा क्या होगा, वीरत होगा। अगला प्रश्न है मित्रों, सहोदर का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। सहोदर का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। तो सहोदर का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, जो एक ही माँ के पेट से जन्म लिया हो। जैसे दो सगे भाई होते हैं तो उन्हें सहोदर कहा जाता है, एक ही माँ के पेट से जन्म लेने वाले को सहोदर कहा जाता है। तो इसका विलोम क्या होगा साथियों, ऑप्शन ए है परोदर, ऑप्शन बी है अधर, ऑप्शन सी है अन्योदर, ऑप्शन डी है कुंवर। तो एक ही माँ के पेट से जन्म लेने वाला, तो इसका उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा, अन्योदर, मतलब अन्य माता के पेट से जन्म लेने वाला। इसका ऑप्शन सी प्रश्न इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यातुधान का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। यातुधान का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है वसन, ऑप्शन बी है आग, ऑप्शन सी है अश्व, ऑप्शन डी है निशिचर। तो यातुधान का अर्थ क्या होता है, राक्षस होता है। ये राक्षस निशाचर का पर्यायवाची है। तो निशिचर जो है ये राक्षस को कहा जाता है, राक्षस, ये राक्षस का पर्यायवाची है निशिचर, यातुधान। और अश्व का पर्यायवाची क्या है, घोटक, घोटक घोड़ा, घोड़ा है। और क्या, तुरंगम, तुरंगम। अच्छा, ये तुरंगम से याद आया, एक होता है कुरंगम। क्या होता है, कुरंगम होता है, तो ये हिरण का पर्यायवाची होता है। इसको इसे लिंक करके याद रखिएगा। कुरंगम जो होता है, कुरंगम, कुरंगम हिरण का पर्यायवाची होता है, और तुरंगम जो होता है ये घोड़े का पर्यायवाची होता है। और आग का होता है अग्नि, अग्नि, दहन, दहन, कृषाणु, कृषाणु। ठीक, और वसन का ये होता है कपड़ा, कपड़ा, करपट, करपट। ठीक,
तो इसमें यात उदाहरण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? निश्चर। अगला प्रश्न है साथियों, रात का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? रात या रात्रि का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए है धाम, ऑप्शन बी है त्रियामा, ऑप्शन सी है अमी, ऑप्शन डी है पायस। तो ये अमी जो है ये अमृत का पर्यायवाची होता है। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? अमी होता है। और रात का पर्यायवाची क्या होता है? त्रियामा, रजनी, रजनी, निशा। क्या होता है? निशा, रात्रि। ठीक। अगला प्रश्न है, ग्रीवा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? ग्रीवा का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए है पैर, ऑप्शन बी है कलाई, ऑप्शन सी है पृष्ठ, ऑप्शन डी है गर्दन। तो ग्रीवा का पर्यायवाची क्या होता है? सुग्रीव, जानते हैं ना, सुंदर गर्दन वाला, जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसे सुग्रीव कहते हैं। तो यहां से ग्रीवा का अर्थ क्या होगा? ये गर्दन होगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? कहा जाता ना, पहले बचपन में कहते हैं जिसको कुछ नहीं आता कहते हैं एकदम गोबर गणेश आदमी है क्या। तो गोबर गणेश के इसमें समास क्या है साथियों? तो गोबर गणेश का अर्थ क्या होगा पहले समझिए। गोबर गणेश का मतलब गोबर से निर्मित गणेश। पूजा होती है, कथा वगैरह जब होता है तो छोटा छोटा गोबर का, गाय के गोबर का जो है वो बनाया जाता है, गौरी और गणेश बनाए जाते हैं, तो वही होता है गोबर से निर्मित गणेश। ठीक। तो इसमें कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए है संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन बी है संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन सी है करण तत्पुरुष, ऑप्शन डी है अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण की पहचान क्या है? में पर आता है। और गोबर से निर्मित जो है गणेश, तो से किस में आता है? करण तत्पुरुष में आता है। ये किस में आता है? करण। तो इसमें क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, तीन वेड़ियां मिलती हैं जहां किस समास का उदाहरण है? तीन वेड़ियां जहां मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो तीन वेड़ियां जहां मिलती है उसको क्या कहते हैं? त्रिवेणी कहते हैं। तीन वेड़ियां मिलती है जहां, इसका समस्त पद क्या होगा? त्रिवेणी होगा। ठीक। तो इसमें समास कौन सा होगा? ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास, ऑप्शन डी है द्विगु समास। तो तीन वेड़ियां जहां पर मिलती हैं उसे त्रिवेणी समास, उसे त्रिवेणी कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। इसमें ऐसे मत करिएगा कि इसमें द्विगु भी दिया है, जो पहले दिया रहता है उसी को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि जो एग्जाम में जो आयोग प्रायोरिटी देगा उसी को हम प्रायोरिटी देंगे, तभी हमारे अच्छे नंबर और सही होंगे ना परीक्षा में। तो उसी हिसाब से हमें चलना होगा जिस हिसाब से आयोग कहता है और करता है। ठीक। अगला प्रश्न है, सदा सच बोलना चाहिए। सदा सच बोलना चाहिए, बात भी ठीक है, लेकिन इस जमाने में सच बोलने से काम कहाँ चलेगा? अगर ज्यादा सच बोल देंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। खैर छोड़िए। तो ये क्या है? सदा सच बोलना चाहिए किस प्रकार का वाक्य के भेद है? ऑप्शन ए है संदेहवाचक, ऑप्शन बी है इच्छावाचक, ऑप्शन सी है आज्ञावाचक, ऑप्शन डी है संकेतवाचक। तो संकेतवाचक क्या होता है? यह मेरी पेन है या मेरी साइकिल है, तो जब बताते हैं आप तो ये होता है संकेतवाचक। और इसमें क्या है? सदा सच बोलना चाहिए, तो कोई अपने अंदर की इच्छा प्रकट कर रहा है तो ये कैसा हो जाएगा? इच्छावाचक हो जाएगा। सदा सच बोलना चाहिए। ठीक। तो मित्रों, इस पेपर से इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। कल आपके साथ हम कोई एक दूसरा पेपर लेकर आएंगे, देखते हैं कौन सा पेपर लेके आते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और मित्रों के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं कल एक दमदार सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।